नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 ज्योग्राफी भारत और भारत की स्थिति। दोस्तों, इससे पहले हमने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की भूगोल की पाठ्य पुस्तक पढ़ ली थी। आज कक्षा 11वीं शुरू कर रहे हैं। इसके कुल 7 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे भारत की स्थिति के बारे में। दोस्तों, भारत विश्व में किस हिस्से में स्थित है और भारत की वर्ल्ड के मानचित्र में किस प्रकार स्थिति है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, इत्यादि जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों इस टॉपिक के अंदर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। आओ शुरू करते हैं। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र को ज़रा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पहले भी पढ़ लिया था। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांश का और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? दोस्तों, ये हमने पहले पढ़ा था, अब और रिपीट हो जाएगा हमारा, क्योंकि दोस्तों जो कक्षा 11वीं के अंदर जो भारत का भूगोल है वो लगभग रिपीटेड है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली है। तो दोस्तों, जो भारत की सीमाएं हैं, उत्तर में कश्मीर से लेकर, कश्मीर का कौन सा पॉइंट है दोस्तों? इंदिरा कॉल है। और दक्षिण के अंदर जो कन्याकुमारी तो मुख्य भूभाग है, कन्याकुमारी से नीचे इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, निकोबार द्वीप समूह में। तो इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट, और जो पूर्व के अंदर सिलचर पड़ता है असम के अंदर, सिलचर से लेकर पोरबंदर गुजरात तक दोस्तों भारत फैला हुआ है। और भारत में समितिगत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों, जो भारत का क्षेत्रफल है या किसी भी देश का क्षेत्रफल हो, जैसे जिसकी भी समुद्र की सीमा टच होती है, जैसे ये सीमा है, ये सीमा मान लो, अब यह समुद्र है, तो यहाँ 12 समुद्री मील तक भारत का अधिकार है। और 12 समुद्री मील से आज से हैं 21.9 किलोमीटर। 12 समुद्री मील मतलब 21.9 किलोमीटर है। अब दोस्तों, इस समुद्री मील में कितना क्या होता है ये दे रखा है, ये हम जानेंगे। इसमें एक मानक मील होती है दोस्तों, जो हम मील पढ़ते हैं मैप के अंदर पढ़ते हैं, और हमारे जो प्रैक्टिकल आएगा आगे भूगोल का उसमें पढ़ेंगे। उस मील के अंदर होता है 63,360 इंच होता है एक मील के अंदर, जिसको मानक मील कहते हैं। और समुद्री मील होता है दोस्तों, जो समुद्री मील जो हमारा मानक मील होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है, और उसकी दूरी होती है 72,960 इंच, यानी 72,960 इंच। और मानक मील होगा 63,360 इंच। तो दोस्तों, जो समुद्री मील है वो मानक मील से 9,600 इंच अधिक है, 9,600 इंच। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, 63,360, 72,960। अब इसको कैलकुलेट करें तो एक मानक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। और एग्रीगेट देखें बिल्कुल डिटो, तो 1.584 किलोमीटर होगा, 1.584 किलोमीटर। और एक समुद्री मील में होगा दोस्तों लगभग 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर को यदि अपन बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा देखें तो 1.824 है, 1.824। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार इनकी दूरी है, और लगभग 240 मीटर ज़्यादा है इसके अंदर, 240 मीटर अधिक है जो हमारा समुद्री मील है। 1.584 1.824 में माइनस करके देख लो आप, 240 आएगा। ये दोस्तों आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। हमारा देश की दक्षिणी सीमा है बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। दोस्तों, जो
6 डिग्री 45 मिनट है। वो हमारा इंदिरा पॉइंट है निकोबार द्वीप समूह में, जो अब चला गए हैं, समुद्र के अंदर डूब चुका है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं। जो नॉर्थ से साउथ है 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट है 2933 किलोमीटर। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था दोस्तों, और ये हमने इसके बीच अंतर कितना है ये भी हमने जाना था। तो दोस्तों इनके बीच में जो अंतर है तो ये हो गया 281। दोस्तों इसके बीच अंतर है दोनों के बीच 281 किलोमीटर का। 281 किलोमीटर में 2933 जोड़े तो कितना होगा 29 33 3 1 4 8 3 1 1 10 12 2 इसलिए 1 3214। यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इनके मध्य दूरी है 281। और ये हमने पहले याद किया था वीवीएस लक्ष्मण ने, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ था कोलकाता वाला, उसमें अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली थी 281 रन की। इस अंतर का क्या कारण है? तो दोस्तों इस अंतर का कारण है इसका विस्तार है, क्योंकि जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो अक्षांशीय विस्तार है जो हमारे देशांतरीय विस्तार से थोड़ा अधिक है। इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 जो 2006 के अक्षांश देशांतर और समय के साथ संख्या 3 को देखें। तो दोस्तों ये पहले भी पढ़ लिया था हमने, जो आगे और देख लेंगे प्रैक्टिकल में आएगा। और ये अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी घटती जाती है। यानी दोस्तों ध्रुवों की ओर जाएंगे, जैसे नॉर्थ के अंदर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी से आगे, जम्मू कश्मीर से आगे, तो ध्रुवों की ओर क्या होगा, दो देशांतरों रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी घटती जाएगी, क्योंकि ध्रुव हैं, ध्रुव पर देशांतर चपटे हो जाते हैं यो। इस वजह से ये अंतर है। जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक सी रहती है। और दोस्तों अक्षांश रेखा होती है वहाँ हर जगह एक जैसी दूरी होती है, क्योंकि अक्षांश ध्रुवों से नहीं होता है, अक्षांश दूरी के हिसाब से मापा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मेन वजह आपको समझ में आ गई होगी। मेन वजह ये है कि ध्रुवों की ओर जो देशांतर रेखाएं हैं चपटी होती जाती है। मुख्य वजह ये है कि भारत का पूर्व और पश्चिम के बीच में जो अंतर है इस वजह से कम है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। ये दोस्तों ये जलवायु विभिन्नता पाई जाती है देश के अंदर, भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। तो दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है और गुजरात के अंदर 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है, क्योंकि इसके अंदर जो देशांतरीय अंतर है लगभग दोस्तों 2 घंटे का है, 1 घंटे और 56 मिनट का। आप भारतीय मानक समय से पहले से परिचित हैं। मानक याम्योत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्व राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है तो पूर्व में डिब्रूगढ़ आसाम के अंदर है, यहाँ दोस्तों डिब्रूगढ़ के अंदर एक तो तेल शोधनशाला भी है, और इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल और चेन्नई में घड़ियाँ
एक जैसी समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये दोस्तों ऐसा होने की मुख्य वजह ये है क्योंकि भारत के अंदर एक ही टाइम जोन है जो इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर है वहाँ से लिया गया है, और कुछ जगह इलाहाबाद के पास नैनी है वहाँ से दिखाते हैं। तो इस वजह से संपूर्ण भारत में जो दोस्तों टाइम है वो एक जैसा है और भिन्न नहीं है। कई देशों में दोस्तों टाइम जोन अंतर है, जैसे रूस के अंदर कई टाइम जोन है। भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें मानक यामोत्तर गुजरती हैं। तो दोस्तों ये आपको करना है। मेन तो इलाहाबाद का नैनी स्थान है और मिर्ज़ापुर है वहाँ से निकलती है। और इसके अलावा जो देशांतर रेखा है दोस्तों कुल 4 राज्यों से गुजरती है। यूपी है, यूपी के नीचे दोस्तों मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो हमारा तेलंगाना है यहाँ से गुजरेगी दोस्तों। अभी आंध्र प्रदेश भी हो गया कि वो 5 राज्य हो गए, और 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, और यही कारण है ये दोस्तों जो विश्व का मानक यामोत्तर है उसको 7.5 डिग्री के गुणांक पर चुना जाता है। इसलिए तो देखो आप 82.5 के अंदर 7.5 का भाग जाता है, को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य रेखा से 5.5 घंटे आगे है, और भारत का टाइम है दोस्तों 82.5 डिग्री है, और प्रत्येक 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। प्रत्येक 15 डिग्री में दोस्तों 1 घंटा होगा, 1 आवर, और इसीलिए 15 5 75 और 5.5 घंटे हो गए, 5.30 आवर हो गए। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध। दोस्तों कुछ देश ऐसे हैं जिनमें पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होने से एक से अधिक टाइम जोन है। तो दोस्तों यूएसए के अंदर कितने हैं? 6 टाइम जोन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के अंदर कितने हैं? 6 टाइम जोन है, और भारत के अंदर मात्र 1 टाइम जोन है। तो अमेरिका के अंदर 6 टाइम जोन होने की क्या वजह है? कि अमेरिका का मानचित्र किस प्रकार इस प्रकार है, ये इस प्रकार मानचित्र दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार मानचित्र है अमेरिका का। दोस्तों काफ़ी विस्तार है ये ऐसे, इस वजह से 6 टाइम जोन है। अब दोस्तों ये भारत का मानचित्र दिया गया है, ये राजनीतिक मानचित्र है। दोस्तों मानचित्र हमने पढ़े थे, कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला राजनीतिक है, दूसरा भौतिक है, और तीसरा वो एक दिग्बिंदु कहते हैं, जो जैसे कोई पर्वत पठार तो नहीं, जैसे कोई सड़क नदी नाला उनका कहते हैं वो। अब इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ऐसा डैश है, यूँ डैश है, और राज्य सीमा का ऐसा। देखो दोस्तों ये राज्य सीमा देखो, ये केरल के बीच है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और अब हम देखते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्य, और 8 है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम दोस्तों इन सभी के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। देखो ये लोकेशन है चेन्नई की। और ये पुडुचेरी दोस्तों, पुडुचेरी जो 4 जगह फैला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि पुडुचेरी कहाँ कहाँ फैला हुआ है। क्योंकि पुडुचेरी दोस्तों जो देश आज़ाद हुआ था जब हमारा, तो पुडुचेरी फ्रांस के अधीन था, यानी भारत के ऊपर विशेष रूप से तो अंग्रेज़ों का अधिकार था, लेकिन जैसे पुडुचेरी पर अधिकार था फ्रांसीसियों का, और जो गोवा है, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो दोस्तों जो हमारा पुडुचेरी है वो 4 जिलों के अंदर बंटा है। पहला ज़िला यानम है। यानम डिस्ट्रिक्ट दोस्तों आंध्र प्रदेश से टच होता है। देखो ये यानम है, पुडुचेरी में आता है, और जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं, मुख्य पुडुचेरी, वो तमिलनाडु से टच है। और करिकाल डिस्ट्रिक्ट ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, थोड़ा नीचे है। और दोस्तों माहे डिस्ट्रिक्ट है वो केरला के अंदर है, मतलब केरला से टच होता है। तो 4 जिलों को बना के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनता है, जिसके अंदर यानम,
पुडुचेरी खुद, कारिकल और माहे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और गोवा की राजधानी पणजी। गोवा दोस्तों 1987 ईस्वी में इसको राज्य का दर्जा मिला था 1987 में। और अब दोस्तों ये और राज्य बन गए हैं। हैदराबाद की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और जो नीचे दोस्तों ये आंध्र प्रदेश रह गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी हैदराबाद, या हाल फिलहाल दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। उसके बाद इनकी राजधानी जो प्रस्तावित हैं दोस्तों वो आंध्र प्रदेश की राजधानी महेंद्रगिरी है, प्रस्तावित है। अभी तो हैदराबाद है। और ये महाराष्ट्र आ गया दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और ये दोस्तों देखिए दमन, दीव और दादरा और नागर हवेली। दमन और दीव तो गुजरात से टच है, गुजरात से सीमा लगती है। और दादरा और नगर हवेली है दोस्तों, ये बिल्कुल गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। दादरा और नगर हवेली गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर है और दमन दीव गुजरात में है। ये दोनों पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब इनको एक कर दिया गया है। और दीव दोस्तों यहाँ गुजरात से टच है। दीव इस साइड है, दमन इस साइड है, गुजरात के अलग अलग हिस्से में है। और दादरा और नगर हवेली अलग हिस्से में। अब ये तीनों मिलके एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। और अब दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? सिलवासा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश है। उल्टा बोल रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। ये दोस्तों राज्य समूह में ऐसे डैश होते हैं, ये देखिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से टच है, ये ऐसी डैश है, देखो ये ज़्यादा डार्क है। जो पाकिस्तान से टच होने वाले ज़िले हैं उसके अंदर राज्य देख लेते हैं। गुजरात है, गुजरात टच हो रहा है कच्ची खाड़ी तक। राजस्थान, पंजाब और ऊपर जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य टच होते हैं। और राजस्थान के भी 4 ज़िले टच होते हैं, जिसके अंदर हमारा गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। पंजाब की चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये शिमला राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। दिल्ली दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूपी, हरियाणा और राजस्थान से घिरा हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ है, ऊपर नेपाल आ गया। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची और बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ओडिशा की भुवनेश्वर, सिक्किम की गंगटोक, ये भूटान आ गया। और दोस्तों ये जो मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मणिपुर की इम्फाल है। नागालैंड की कोहिमा है। आप इनकी लोकेशन याद कर लीजिए, इस प्रकार है ये। और त्रिपुरा की अगरतला है। और मेघालय की शिलांग है। और नीचे असम आ गया दोस्तों। असम की राजधानी दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो दोस्तों इस प्रकार ये फैला हुआ है भारत। और ऊपर ये बढ़ गया हमारे जो लद्दाख है दोस्तों। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह राजधानी है। लद्दाख इतना लंबा चौड़ा है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। लद्दाख की राजधानी लेह है। अब दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब ये राज्य नहीं रहे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच पाकिस्तान देख ली। अब हम देखते हैं कि चीन से किस किस की सीमा टच होती है। तो चीन से दोस्तों भारत के कौन कौन से राज्य टच होते हैं? चीन से एक तो जम्मू कश्मीर टच होता है। जम्मू कश्मीर दोस्तों अब नहीं रहा है, अब तो लद्दाख है। लद्दाख टच होता है। और जम्मू कश्मीर नहीं होगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश टच होता है। हिमाचल टच होता है। उत्तराखंड टच होता है 2, तीसरा सिक्किम 3 और अरुणाचल। अब 4 राज्य टच होते हैं, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल। और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और उसी प्रकार पाकिस्तान के 4 राज्य देख लिए हमने, जिसमें अब 3 ही राज्य रहे। एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। एक लद्दाख भी है, एक हमारा जम्मू कश्मीर है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। और जो हमारा
नेपाल से टच देखें तो नेपाल से दोस्तों उत्तराखंड टच होता है, और नेपाल से यूपी टच होता है, बिहार टच होता है और सिक्किम टच होता है। ये राज्य टच होते हैं, ये बंगाल टच नहीं होता दोस्तों नेपाल से। और भूटान से सिक्किम होता है, सॉरी दोस्तों नेपाल से बंगाल टच हो रहा है, देखो ये मिल रहा है कुछ क्षेत्र। पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल और भूटान दोनों के टच होते हैं। और ये हमारा आसाम टच होता है भूटान के, और अरुणाचल प्रदेश भी भूटान के टच होता है। तो 4 राज्य हो गए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और गंगटोक। तो सबसे ज़्यादा 5 राज्य वर्तमान में नेपाल से टच होते हैं। सबसे अधिक 5 राज्य होते हैं, बाकी 5 राज्य किसी भी देश से अब टच नहीं होते हैं, पहले होते थे चीन से। अब दोस्तों नेपाल भूटान हो गया। अब बांग्लादेश से देखते हैं। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल कितना लंबा चौड़ा देखिए दोस्तों। फिर बाद में आ गया हमारा आसाम, फिर आ गया मेघालय 3 नंबर। फिर दोस्तों असम वापस आ गया, देखो ये नीचे कुछ क्षेत्र आ गया असम। असम 2 बार टच होता है। फिर होता है त्रिपुरा, फिर होता है मिजोरम। तो इस तरह जो हमारा बांग्लादेश है इससे भी 5 राज्य टच होते हैं, बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 5 राज्य सर्वाधिक होते हैं नेपाल और बांग्लादेश से। और इसके बाद जो दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश है, उससे अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से राज्य टच होते हैं वो देखते हैं। बांग्लादेश खुद तो टच होता ही है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इससे भी 4 राज्य सीमा बढ़ती है। दोस्तों हमने जो भारत से सीमा लगती है उसके बारे में हमने एक सूत्र पढ़ा था, बचपन में बीए, जो बस दोस्तों बचपन में बीए कर लेता है, कम लोग ही करते हैं। ये सूत्र है हमारी सर्वाधिक सीमा किस किस राज्य से लगती है। तो सबसे अधिक सीमा लगती है बे फॉर बांग्लादेश, उसके बाद चे फॉर चाइना, फिर तीसरे नंबर पर पे फॉर पाकिस्तान, फिर नेपाल, मैं फॉर म्यांमार, फिर भूटान और सबसे कम अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है। इस तरह भारत से कुल 7 राज्यों की सीमा लगती है। और अफ़गानिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर है दोस्तों, जो विवाद का केंद्र है वो टच होता है, बाकी 6 राज्य टच होते हैं वैसे तो। अब दोस्तों ये जो पूर्वी जगत में भारत की स्थिति, ये मानचित्र दे रखा है कि भारत दोस्तों आप जैसा जानते हैं, सबको पता है कि पूरी जगत में भारत की स्थिति किस प्रकार है। जो दोस्तों विश्व है, भारत को पूर्वी विश्व का नक्शा, विश्व जैसे दोस्तों ये विश्व है, तो विश्व के अंदर 4 भाग में बंटा विश्व। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो भारत दोस्तों विश्व के पूर्वी हिस्से में आता है, इसलिए भारत को पूर्वी जगत कहते हैं। और बहुत सारा क्षेत्र आता है पूर्वी जगत के अंदर। तो दोस्तों देखिए भारत किस प्रकार लोकेशन है पूर्वी जगत के अंदर। ये दोस्तों भारत एरोप्लेन हवाई मार्ग ये, और ये डैश डैश ये जल मार्ग है। नीचे मुंबई है, ये चेन्नई है, कोलकाता और दिल्ली, 4 महानगर दिए हुए हैं। और दोस्तों चेन्नई से दोस्तों देखिए आप, ये नीचे हवाई मार्ग जा रहा है। हवाई मार्ग कहाँ तक जाता है? चेन्नई से सीधा जाता है ये मलेशिया, और उसके बाद नीचे ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, और मलेशिया के नीचे आएगा इंडोनेशिया। दोस्तों आप देखिए कि मलेशिया है बिल्कुल जस्ट अंडमान निकोबार के नीचे है, और इंडोनेशिया है मलेशिया के नीचे है, फिर ऑस्ट्रेलिया तक है। और उसके बाद में जो हमारा कोलकाता है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा जो कोलकाता है, यहाँ से भी
समुद्री मार्ग जाता है दोस्तों, ये देखो डैश डैश लग रहा है, समुद्री मार्ग जाता है। एक तो यहाँ होते हुए थाईलैंड बैंकॉक होते हुए मलेशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया तक जाता है। और एक समुद्री मार्ग नीचे श्रीलंका होते हुए या मुंबई होते हुए और हमारे भूमध्य सागर होते हुए यूरोपीय देशों में जाता है। और दोस्तों देखते कहाँ कहाँ जाता है इसका समुद्री मार्ग। ये सोमालिया से होते दोस्तों, इस हॉर्न ऑफ अमेरिका कहते हैं। ये सोमालिया, तंजानिया, इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया, इनको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि देखो हॉर्न जैसा आकार है इनका। और यहाँ बहुत सारे डकैत रहते हैं, सोमाली डाकू कहते हैं, तो ये बाधा उत्पन्न करते हैं हमारे व्यापार को, तो नीचे तक जाता है ये मार्ग। और दोस्तों जो मुंबई से हवाई मार्ग हैं, कराची जाता है, सीरिया, टर्की, इस तरह यूरोपीय देशों में जाता है। और टर्की दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा पोर्ट है, यहाँ पर समुद्री पोर्ट है जहाँ पर पेट्रोल भरते हैं यहाँ। और दोस्तों देखिए हमारे कैसे देश है, सूडान, अफ्रीका, युगांडा, केन्या, इथोपिया, सभी जुड़े हुए हैं समुद्री मार्ग से, कोई वायु मार्ग से। सीरिया, ईरान, इराक, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, मंगोलिया, ये प्रशांत महासागर में ये कर्क रेखा दोस्तों। इस तरह भारत की लोकेशन है। अब दोस्तों जो भारत की स्थिति देखते हैं हम किस प्रकार है। जो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, वो हम इसमें देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल वैसे तो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 3287 है, 3287,263 है। 32 वैसे मोटा मोटी इसको भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बताते हैं, जो विश्व के स्थलीय धरातल के 2.4% भाग में फैला हुआ है। जो दोस्तों भारत फैला हुआ है विश्व के 2.4% भाग पर फैला हुआ है, क्षेत्रफल है। और जनसंख्या भारत की लगभग 17% है, 1.25 अरब जनसंख्या है। और इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े हुए भारत के बड़े देशों के नाम याद है? दोस्तों भारत से बड़े देश हमने कक्षा 9 में कौन कौन से पढ़े, एक बार मैं आपको याद करवा देता हूँ। सबसे बड़ा देश है दोस्तों रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम रूस है। और दूसरा कौन सा है जो हमने पढ़ा था दोस्तों, दूसरे नंबर पर कनाडा है। कनाडा दोस्तों दूसरा बड़ा देश है कनाडा। और तीसरे नंबर पे कौन सा दोस्तों आपने देखा होगा, तीसरे पे है यूएसए अमेरिका। चौथे पे है चीन, क्षेत्रफल दृष्टि से चीन का चौथा नंबर लगता है। और दोस्तों 5वें नंबर पे है ब्राज़ील, ये भी आपने देखा था, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का है 5वां। और 6ठे पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो आप 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया। इस तरह भारत से बड़े देश हैं। अब आकार देखते हैं भारत का आकार। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौगोलिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। और उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में वन आच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थल के अंदर रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियाँ। ये दोस्तों जो हिंदुकुश है और सुलेमान श्रेणी है, ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। और उत्तर पूर्व के अंदर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर में सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये दोस्तों भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको सबको मिला के इनको भारतीय
उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप कहने की मेन वजह इसको भौगोलिक दृष्टि से कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे 7 देश है सबकी भौगोलिक दृष्टि एक ही है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। तो ये दोस्त दिए हुए दोस्तों 1 2 3 4 5 दोस्तों 5 देश आते हैं। अब ये कौन से देश नहीं है भारत के पड़ोसी देशों में? एक तो अफ़गानिस्तान नहीं है दोस्तों इसके अंदर, और एक चीन नहीं है। तो दो देश दोस्तों भारत के उसमें नहीं आते हैं। म्यांमार नहीं है। तो 3 देश दोस्तों नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश नहीं है जो भारत के पड़ोसी है? म्यांमार, अफ़गानिस्तान और चीन, और श्रीलंका तो वैसे भी नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश हैं, तो 5 देश है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। तो पहले एक ही थे सारे। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभा रहा है। और दोस्तों ये हमारा हिमालय है जो हमारे उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं उससे ये रक्षा करता है, और चीन से भी रक्षा करता है। खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, सिपकिला दर्रा, नाथुला और बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। ये दोस्तों समुद्री ये पहाड़ी दर्रे खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला और बोमडिला, जिसके अंदर दोस्तों खैबर दर्रा J&K के अंदर है, सिपकिला हिमाचल के अंदर है, नाथुला सिक्किम के अंदर है और बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। इन पहाड़ी दर्रों को छोड़कर हिमालय को पार करना मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है दोस्तों। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। और भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक की यात्रा करते समय आपको अपने मार्ग में नज़र आएंगे। अगला दोस्तों भारत का प्रायद्वीप भाग है, हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग दोस्तों हिंद महासागर की ओर ऊंचा उठा हुआ है। तो तभी तो जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की, वो कौन सी है दोस्तों? अनाईमुडी है, बिल्कुल साउथ के अंदर है, केरल में पड़ती है वो भारत की। उसके बाद ओदा बेटा वो भी साउथ के अंदर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। दोस्तों भारत की समुद्री सीमा है 7,500 किलोमीटर है, 7,517 किलोमीटर, जिसके अंदर 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ के। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, और जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अब दोस्तों क्या आपको याद है स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है। स्कूल भुवन क्या एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। और ये NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC इसरो की पहल है। आप भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। ये दोस्तों भारत के मानचित्र इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, भुवन वेब पोर्टल पे। इसकी वेबसाइट है भुवन ऐप, ये nrsc.gov.in। अब भारत और उसके पड़ोसी देश कौन से हैं दोस्तों? भारत के पड़ोसी देश के बारे में मैंने आपको सूत्र बताया था बचपन में MBA। अब और देख लेते हैं। भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 की जांच करें, आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी और मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत। इनकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की ये दोस्तों जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों खाड़ियाँ हैं, इनकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाई। दोस्तों मानचित्र को देखते हुए आपको भारत के पड़ोसी देशों की सूची बनानी है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। ये दोस्तों मालदीव है
और श्रीलंका है ये भारत के हिंद महासागर के पड़ोसी है। समुद्री सीमा लगती है, जलीय सीमा नहीं लगती। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। तो दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी है। खाड़ी किसे कहते हैं दोस्तों? खाड़ी जो किसी देश के बीच के अंदर जो जलीय क्षेत्र होता है कुछ किलोमीटर का, उसे खाड़ी कहते हैं। और जल संधि दोस्तों मतलब एक बिल्कुल संकीर्ण पट्टी होती है जल की जो अलग करती है, उसे जल संधि कहते हैं। खाड़ी जल संधि की बजाय थोड़ा उसकी चौड़ाई अधिक होती है। खाड़ी और जल संधि में आप अंतर स्पष्ट करें तो मैंने अभी बता दिया, इसमें चौड़ाई में अंतर होता है। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? बिल्कुल दोस्तों, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? दोस्तों भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों आपको इनका विस्तार पता होना चाहिए। लगभग 30 डिग्री है, लेकिन आप एग्जैक्ट देखें तो आप इसे निकाल के देख सकते हैं। अब 37 में से आप 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 29 बचेगा। उनतीस डिग्री और 2 मिनट। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 29 डिग्री 2 मिनट है। 29 2 में आप 8 4 जोड़ के देख लो, 2 8 4 6 ये हो गया, और 29 8 37 बिल्कुल सही है। तो आपको एग्जैक्ट पूछ ले तो अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट का है अंतर, और वैसे 30 डिग्री कहते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4096 किलोमीटर है। बचपन में MBA बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो दोस्तों भारत से बड़े कौन से हैं? तो चीन भारत से बड़ा है, विश्व का 4था सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये छोटे हैं भारत से फ्रांस, मिस्र, ईरान। निम्नलिखित याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो दोस्तों भारत का मानक याम्योत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक याम्योत्तर है। और जो विश्व के सभी देशों के मानक याम्योत्तर में जो अंतर है दोस्तों 7.5 डिग्री के हिसाब से है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अगर आप सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को पार नहीं करेंगे? तो दोस्तों यदि हम राजस्थान से नागालैंड जाएं कौन सी नदी को पार नहीं करेंगे, ये कहना चाहता है। तो दोस्तों सिंधु नदी को पार नहीं करेंगे। सिंधु नदी तो पाकिस्तान में चली जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना को हमें प्यार करना पड़ेगा। पार सो तो प्यार तो नहीं करेंगे। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दे। क्या भारत को एक से अधिक मानक याम्योत्तर की आवश्यकता है? यदि यहाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो दोस्तों मेरे को लगता है कि भारत को एक से अधिक मानक याम्योत्तर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर ज़्यादा नहीं है, और ये एक ही टाइम जोन सही रहता है। आसानी होती है सभी लोगों को, प्रशासनिक दृष्टि से भी सुविधा हो जाती है। भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है? तो दोस्तों भारत की लंबी तटरेखा है ये मानसून में सहायक है। और दूसरी बात, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। भारत का देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है? तो दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय फैलाव है, तो कई मायने में लाभ पड़ते हैं दोस्तों देशांतरीय फैलाव। एक तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल है, और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं, अलग अलग विविधता है। जबकि पूर्व में उदाहरण के लिए नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है। फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियाँ एक ही समय क्यों दिखती है? तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ा था, एक ही टाइम जोन होने की वजह से पूरे भारत में समय एक जैसा है। एक ग्राफ में MP, कर्नाटक, मेघालय
गोवा, केरल, हरियाणा के जिलों की संख्या को आलेखित कीजिए। और क्या जिलों की संख्या का राज्य के क्षेत्रफल से कोई संबंध है? तो दोस्तों जिलों की संख्या से राज्यों के क्षेत्रफल से संबंध है, बिल्कुल काफ़ी संबंध है, क्योंकि जो जितना बड़ा राज्य है क्षेत्रफल दृष्टि से उसमें उतने ज़िले ज़्यादा होंगे। यूपी, बंगाल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला और कौन सा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है? तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वर्तमान के अंदर बिहार का है। इसमें बिहार दिया हुआ नहीं दोस्तों, तो बंगाल है, पश्चिम बंगाल का अधिक है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है 17। और राज्य के क्षेत्रफल व जिलों की संख्या के बीच के संबंध को ढूंढिए। तो दोस्तों तो मैंने आपको बताया था, जितने बड़ा क्षेत्रफल होगा जिस राज्य का उतने ही ज़्यादा ज़िले होंगे, सीधा संबंध है दोस्तों। तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। तो तटीय सीमाओं से कौन कौन से राज्य हैं? तो तटीय सीमा पे सबसे पहले गुजरात आएगा। गुजरात के बाद हम जैसे नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र के बाद में नीचे गोवा आएगा, तो 3 हो गए। चौथा कर्नाटक और फिर 5वां तमिलनाडु, फिर छठा तेलंगाना, छठा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं है। 7वां उड़ीसा। फिर उड़ीसा के बाद दोस्तों कौन सा आएगा? तो 8वां आएगा हमारा पश्चिम बंगाल। कुल 8 राज्य हैं जो फैले हुए हैं तटीय सीमा पर। पश्चिम से पूर्व की ओर स्थलीय सीमा वाले राज्यों का क्रम तैयार करें। पश्चिम से पूर्व की ओर तो स्थलीय सीमा किस किस राज्यों की कैसे लगती है ये कह रहे हैं। तो ये हमने मानचित्र में पढ़ा था स्थलीय सीमा के बारे में कि कौन से देश से किसकी सीमा लगती है। उन केंद्र शासित प्रदेशों की सूची बनाएं जिनकी स्थिति तटवर्ती है। तट पर कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों तट के ऊपर दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव एक। दूसरा है हमारा पुडुचेरी 2। दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तटीय सीमा बनती है, और 2 समुद्र के अंदर हैं, उनकी भी तटीय सीमा है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा है और 4 हैं जिनकी तटीय सीमा नहीं है। जो कौन सी राज्य है कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी तटीय सीमा नहीं है? तो दोस्तों ये हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रफल और जनसंख्या में अंतर की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? तो दोस्तों दिल्ली एक राजधानी है भारत की और इस वजह से इसका क्षेत्रफल अधिक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से इसका क्षेत्रफल भी कम है। क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है, और दिल्ली का क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या अधिक है। तो मेन तो इसी लोकेशन की वजह से कि ये राजधानी है भारत की और सत्ता का केंद्र है, इस वजह से कम क्षेत्रफल होते हुए अधिक जनसंख्या और निकोबार की भौगोलिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से जो दिल्ली से यानी भारत के मुख्य भूभाग से दूर होने की वजह से अधिक क्षेत्रफल होते हुए भी कम जनसंख्या है। केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रफल और जनसंख्या को आलेखित कीजिए। दोस्तों आप स्वयं करें। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा जो पहला टॉपिक है कक्षा 11 भूगोल का भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट होता है। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।